गद्य एक कहानी है भी, इसका पार्ट 2। अब ये शुरू होता है बालिगंज शिक्षा सदन से, जहाँ पर लेखिका आती है। बालिगंज शिक्षा सदन में गुजारे 9 वर्ष मेरी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहे। ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं तो आए। यहीं मैंने अपनी पहली कहानी लिखी और साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। इसी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में राजेंद्र से परिचय हुआ, विवाह हुआ और गृहस्थी में प्रवेश हुआ। यही काम करते हुए बिटिया का जन्म भी हुआ। जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं आए। स्कूल के अतिरिक्त उन दिनों मैं कुछ समय के लिए अनामिका की गतिविधियों से भी जुड़ी थी। अनामिका एक संस्था है, उनकी गतिविधियों से भी वो जुड़ी हुई थी। सेंगर जी, पूरा नाम था मनमोहन सिंह सेंगर, उस समय नया समाज का संपादन कर रहे थे और सप्ताह में 3-4 दिन शाम को बहन जी जीजा जी के पास आते थे। फिर ये लोग बाहर जाकर शाम साथ ही गुजारते थे। लेकिन जाने कैसा संकोच और दुविधा थी कि इस पर कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन लिखी हुई कहानी चैन भी नहीं लेने दे रही थी। आखिर सारे संकोच को दूर कर मैंने उसे कहानी पत्रिका में भेज दिया, श्यामू सन्यासी के पास, और सांस रोककर बिना किसी को बताए प्रतीक्षा करने लगी। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीने में बदल गए, पर उत्तर नहीं आया। तो समझ लिया कि ज़रूर उसे उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया होगा। इसीलिए रिमाइंडर भेजने की हिम्मत भी नहीं हुई। यूँ भी खैर यह तो मैं किस्मत की धनी निकली कि संकल्प के मामले में तो मैं दरिद्र ही नहीं, मतलब जो मैंने सोचा उसमें कोई वो गरीबी नहीं है। महादरिद्र हूँ आज तक, पर किस्मत इतनी बुरी नहीं। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब भी नहीं है कि एक दिन अचानक भैरव प्रसाद गुप्त का पत्र मिला। कहानी की स्वीकृति ही मिली, और मात्र स्वीकृति ही नहीं बल्कि प्रशंसा में लिपटी। मतलब जो कहानी उन्होंने दी थी उसकी प्रशंसा भी हुई, उसकी उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। प्रोत्साहित करती स्वीकृति मिली। बार बार मैं उस पत्र को पढ़ती थी और मन होता था कि जाकर सबको बताऊं कि देखो मेरी पहली ही कहानी स्वीकृत हो गई है। और फिर तो मैं सांस रोककर पत्रिका की प्रतीक्षा करने लगी। जब कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण अवसर, अपनी कहानियों पर बनी फिल्म रजनीगंधा, उनकी सिल्वर जुबली समारोह में स्वीकृत, धर्म युग में धारावाहिक के रूप में छपते समय अपने उपन्यास आपका बंटी पर पाठकों की गुदगुदाती की व्यापक प्रतिक्रियाएं, महाभोज का अविस्मरणीय मंचन और सभी अखबारों में उसकी रिव्यूज़, लेकिन नहीं, वैसा अनुभव फिर कभी नहीं हुआ। आज सोचती हूँ तो आश्चर्य होता है कि कैसे कहानी जब तक पन्नों पर लिखी हुई थी, ना जाने कितने अगर मगर, दुविधा, संकोच, झिझक मन को घेरे रहे थे, लेकिन जब छप गई तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। मेरी शादी के बाद भैरव जी ने बड़े हल्के फुल्के मूड में कभी किसी से कहा था, मनु भंडारी मेरी खोज है और राजेंद्र यादव की प्राप्ति। मतलब उन्हें एक अच्छी चीज़ प्राप्त हुई है, एक अच्छी पार्टनर प्राप्त हुई है। अब यह बात अलग है कि इस प्राप्ति को राजेंद्र, जब तक मैंने उन्हें अपने से पूरी तरह मुक्त नहीं कर दिया, शायद एक नुकसान की तरह ढोते और भुगतते रहे। उसे ये लगता है कि पूरी जिंदगी उन्हें एक नुकसान की तरह उनके पति राजेंद्र उनको ढोते ही रहे। उनका कहना था कि जिसकी पहली की 2 कहानियां मैं हार गई और शमशान सचेत शिल्प के नमूने हो, वह अबोधता का यह नाटक क्यों करे। सबसे पहले उल्लेख करती हूँ अपनी अकेली कहानी का, जिसने मुझे इतनी शोहरत, इतनी ख्याति दी और छपने से लेकर आज तक यह ना जाने कितनी पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित भी है। बरसों पहले दूरदर्शन ने इस पर टेलीफिल्म बनाई थी, वह भी ना जाने कितनी बार टेलीकास्ट हो चुकी है। इस कहानी की बात करते ही मुझे अजमेर के अपने बड़े से आंगन में बनी कोठरी में रहने वाली वे विधवा बुढ़िया याद आ जाती है, जिन्हें हम नानी साहब कहा करते थे। कहानी रचने की मानसिकता वह संवेदना थी कि अकेली वृद्धा की सबसे जुड़ने की इस ललक को इतनी गहराई से महसूस कर सकूं। और तब बचपन में जाने देखे उस चरित्र का पुनर्सृजन हुआ, सोमा बुआ के रूप में। चरित्र के केंद्रीय भाव को अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए बाहरी सारी घटनाएं तो बदली, गढ़ी जानी ही थी, सो बदली गढ़ी गई। कील और कसक। अभी बासु चटर्जी ने इसे अपनी प्रेम कहानियों के एक सीरियल में सम्मिलित भी किया है। फिर ए खाने आकाश नाए, हेमंत कुमार के प्रसिद्ध बांग्ला गीत की एक पंक्ति है, ऐसी ही एक कहानी है। आइडिया है, ग्राम्य जीवन भी क्या है कि धारणा को ध्वस्त करता हुआ गांव और शहर का अंतर। एक खुलापन है, बदलाव है, बहाव है। इस कहानी का सब कुछ काल्पनिक भले ही हो, पर अविश्वसनीय कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी होगी कहीं ना कहीं। तो बासु चटर्जी ने इस कहानी पर भी जीना यहाँ नाम से एक पिक्चर बनाई थी। जीना यहाँ ब्रह्मपुरी की कहानियों के बाद एकाएक जो कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, वह थी यही सच है। मोहन राकेश ने इस पर कॉलम लिखा था और यह भी पाठ्य पुस्तकों से लेकर कई संग्रहों में संकलित हुई। यह उस समय जितनी चर्चित हुई, उतनी ही इस पर बनाई गई फिल्म रजनीगंधा भी चर्चित हुई। यही सच है के ऊपर मूवी बनी रजनीगंधा। वैसे वास्तविक जीवन में यह एक पुरुष था जो लड़कियों के बीच बटे अपने मन के द्वंद्व को, दुविधा को कभी कभी मेरे साथ शेयर करता था।
मैंने तो यह प्रयोग की तरह ही किया था, पर आश्चर्य है कि यह बहुत सफल रहा। मेरी ये दोनों कहानियाँ उम्मीद से कुछ अधिक ही चर्चित हुईं। ये 2 कहानियाँ थीं, त्रिशंकु और स्त्री सुबोधिनी। क्रम तो मुझे इतना ठीक से याद नहीं है, पर मैं पहले त्रिशंकु को ही लूँगी। लड़की के एंगल से लिखी गई ये कहानी बड़े सरल व व्यंग्यात्मक तरीके से सिद्ध करती है कि हमारी पीढ़ी की स्थिति त्रिशंकु जैसी ही है, जो मतलब स्वर्ग जाना चाहता है और धरती को छोड़कर स्वर्ग जाने के बीच में ही लटका रह जाता है कि जाऊं या नहीं जाऊं। तो वो स्थिति हर किसी के जीवन में, एक साधारण सी लड़की के जीवन में आ जाती है। विचारों से बेहद आधुनिक पर व्यवहार में वही परंपरावादी, यही था इस कहानी का केंद्रीय भाव। हमारी पीढ़ी और युवा पीढ़ी दोनों का इस कहानी के साथ ऐसा तादम्य स्थापित हुआ कि धर्म युग में छपते ही ये चर्चा का विषय बन गई। इसमें उस लड़की की माँ को दिखाया गया है जो वैसे तो नए ख्यालों की बनती है, लेकिन पुराने परंपरा को भी वो छोड़ नहीं पा रही है। तो उसकी जो कंडीशन है एक त्रिशंकु जैसी हो गई है। तो वही कहानी इसके अंदर बताई थी। खैर, यह कहानी लिखने की ही नहीं, सिर्फ पढ़ने की है, क्योंकि इसे दिलचस्प बनाया है इसकी शैली ने। अपने लेखक के लंबे दौर में मैंने कुल मात्र 50 कहानियाँ लिखी हैं। पिछले 20 सालों से तो लिखना ही बंद है। मतलब पिछले 20 सालों लिखा ही नहीं, तो कहानियों की संख्या कैसे बढ़ती। पर इतना कम लिखकर भी कुछ बातों का संतोष मुझे ज़रूर है। यदि यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नाम से और अखाने आकाश नाय कहानी पर जीना यहाँ नाम से फीचर फिल्म बनी, तो 4 कहानियों अकेली, त्रिशंकु, नशा और रानी माँ का चबूतरा पर टेलीफिल्म भी बनी। इसके अतिरिक्त टीवी के कुछ सीरियल्स में कुछ कहानियों को सम्मिलित किया गया। अभी अभी प्रभु जोशी ने 2 कलाकार कहानी पर एक एपिसोड बनाया, तो एक कमज़ोर लड़की की कहानी और कील और कसक पर वासुदा जी ने 2 एपिसोड बनाए। कई बार शायद ऐसा भी होता है कि मेरा भीतरी मैं किसी बाहरी मैं के साथ जुड़ता ही नहीं और वहीं समाप्त हो जाता है। तभी तो क्लिक किए हुए अनेक पात्र, घटनाएं, आइडिया कहानी का रूप ले ही नहीं पाते। किसी भी रचना के छपते ही इस इच्छा का जगना ही कि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ें। केवल पढ़े ही नहीं बल्कि इससे जुड़े भी, संवेदना के स्तर पर उसके भागीदार भी बने, यानी कि एक की कथा व्यथा अनेक की बने। केवल मेरे ही क्यों, अधिकांश लेखकों के लिखने के मूल में क्या एक और अनेक के बीच सेतु बनने की यह कामना ही निहित नहीं रहती। हालांकि यह भी जानती हूँ कि यह पाठक पिपासा आपको आसानी से लोकप्रिय साहित्य, चाहे तो व्यावसायिक भी कह लें, व्यावसायिक मतलब अब तो बिजनेस का जरिया बन गया है, उसके विवादास्पद मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाठक निरपेक्ष लेखकों का एक वर्ग है हमारे यहाँ, जिनकी मान्यता है कि पाठकों की सीमित संख्या ही रचना की उत्कृष्टता का पैमाना है। मतलब पढ़ने वाले बहुत कम है। हल्की और चलताऊ रचनाओं को ही बड़ा पाठक वर्ग मिलता है। जो हल्की होती है और काम चलाऊ होती है उनको ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। इस दृष्टि से तो प्रेमचंद की रचनाओं को सबसे पहले खारिज कर देना चाहिए। उनकी लोकप्रियता दूर दराज गाँवों तक पसरा उनका व्यापक पाठक वर्ग, हर पीढ़ी के कथाकारों को एक बड़े समुदाय के साथ जुड़ने की ललक, ये सब किस बात की सूचक है। मैं नहीं सोचती कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक बन सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई रचना करता तो वो लोकप्रिय ही हो, सब उसे जाने। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि और उसकी कलात्मक निपुणता। राजेंद्र की मित्रता अब धीरे धीरे दूसरी दिशा की ओर मुड़ चली, और यह परिवर्तन एक तरफा तो था नहीं, उसमें मेरी बराबरी की सहमति ही नहीं, सहयोग भी था। परिणाम यह हुआ कि मेरे लेखकीय उत्साह उमंग में रोमानी रंग भी भरने लगे, जिसे ठाकुर साहब यानी कि मनमोहन ठाकुर, भाभी जी सुशीला और सेंगर जी अपनी चुटीली फब्तियों से चटकीला बनाते रहते। अजीब से दिन थे वे भी। मैं यथार्थ के धरातल पर कहानियाँ लिखती थी और सपनों की दुनिया में जीती थी। हम दोनों ने अपने अपने अतीत के कुछ निजी पन्ने एक दूसरे के सामने खोले थे और फिर ईमानदारी के साथ उस सब के पूरी तरह अतीत हो जाने का आश्वासन देकर भविष्य की योजनाएं भी बनाई थी। राजेंद्र का आग्रह था कि मित्रता को संबंध तक ले जाने के लिए वे पहले अपना एक आर्थिक आधार तैयार करेंगे, मतलब पहले फाइनेंशियली मजबूत बनेंगे, क्योंकि लेखन की अनिश्चित आमदनी के भरोसे गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। अपनी साहित्यिक गतिविधियों के लिए भी उन्हें दिल्ली ज़्यादा अनुकूल और प्रेरक जगह लगती थी। इसीलिए मेरी तरफ से भी आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं उठा और वे दिल्ली चले गए। राजेंद्र का आग्रह था कि मित्रता को संबंध तक ले जाने के लिए वे पहले अपना एक आर्थिक आधार तैयार करेंगे। हाँ, जाने से पहले उन्होंने सुशीला के सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सुशीला जी, आप तो जानती ही हैं कि रस्म रिवाज में ना तो मेरा कोई खास विश्वास है, ना दिलचस्पी, बट वी आर मैरिड। मतलब शादी नहीं की, लेकिन वो कहता हम मैरिड हैं। जैसे ही मेरे काम का कोई इंतज़ाम हो जाएगा, हम लोग इससे अधिक और किस आश्वासन की हम लोग आशा करते हैं। मेरी तो दुनिया ही एकदम जगमगा उठी। बस विवादी स्वर था
तो केवल एक, इस शादी को रोक देने का आदेश देते आखिरी दिन तक आने वाले पिताजी के तार। मतलब पिताजी उसके खिलाफ थे, जिसकी भनक तक जीजा जी ने उस समय मुझे नहीं लगने दी। गोविंद जी कनोडिया के लॉन में विवाह के रजिस्टर पर हम लोगों ने दस्तखत किए, मालाएं बदली थी। ठाकुर साहब ने राजेंद्र के पिता की ओर और मेरे स्कूल के प्रेसिडेंट श्री भगवती प्रसाद खेतान ने मेरे पिता की भूमिका अदा की थी। उसी लॉन में शाम को रिसेप्शन हमारी ओर से हुआ था, जिसका मेन्यू मदन बाबू प्रतिभा अग्रवाल ने बनाया था। रात का खाना गोविंद जी की ओर से हुआ। मुझे अपना जीवन गुजारना है और अपने लक्ष्य की ओर। राजेंद्र अपने आर्थिक आधार के उसी आग्रह को लेकर दिल्ली रुक गए और 4-5 दिन बाद मैं अकेली ही कलकत्ता लौट आई। लेकिन अकेलापन तब कभी नहीं लगा ही नहीं, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते मैं हमेशा अपने भीतर राजेंद्र की उपस्थिति महसूस करती थी। करीब करीब सारी बातें तय हो जाने के बाद जैसे ही मकान मालिक पूछते पति क्या करते हैं, तो मैं बड़े गर्व से कहती कि लेखक हैं। लेकिन यह सुनते ही उनके तेवर बदल जाते हैं और फिर कोई ऐसा टालू सा जवाब पकड़ा दिया जाता कि मैं अवाक। संगीत, कला और साहित्य का गढ़ समझे जाने वाले कलकत्ते में लेखक की ऐसी बेकदरी। लेखकों कलाकारों का सम्मान क्या केवल मंच तक ही सीमित है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें क्या ऐसी ही अपमानजनक स्थितियों से गुजरना पड़ता है? और केवल कलकत्ते में ही क्यों, सभी जगह यह स्थिति नहीं है? आज भी तो इस स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। फिर वो आपस में कलकत्ता में साथ रहने पर जिंदगी शुरू करने के साथ ही लेखकी अनिवार्यता के नाम पर राजेंद्र ने समांतर जिंदगी का आधुनिकतम पैटर्न थमाते हुए जब कहा, देखो छत जरूर हमारी एक होगी, लेकिन जिंदगी अपनी अपनी होगी, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए, बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग, तो मैं तो बिल्कुल अवाक और आधुनिकतम जीवन के इस पैटर्न से मेरा कोई परिचय था नहीं। परिचय तो क्या, दूर दूर तक किसी कोई कल्पना तक मेरे मन में नहीं थी। राजेंद्र ने भी मित्रता के दौरान तो कभी ऐसी कोई बात की नहीं और ना कभी कोई ऐसा संकेत ही दिया था। मैं तो साथ आई थी सब तरह के अलगाव को दूर करके एक हो जाने के लिए, पूरी तरह घुल मिल जाने के लिए। यह सब सुनकर तो मुझे लगा कि सिर पर छत का आश्वासन देकर जैसे पैर के नीचे से जमीन ही खींच ली। एक ही प्रश्न मेरे मन पर हथौड़ी की तरह चोट करता रहा कि फिर इस छत की भी क्या ज़रूरत थी, क्या प्रयोजन था? छत तो राजेंद्र के सिर पर भी थी और मेरे सिर पर भी। सो इतना तो समझ में आ गया कि राजेंद्र के दिमाग में एकाएक समांतर जिंदगी की जो यह अवधारणा पैदा हुई है, निश्चित ही उसके सूत्र जो हैं और ही हैं, पर असलियत को ईमानदारी से स्वीकार करने का साहस तो राजेंद्र में कभी रहा ही नहीं। इसीलिए अपने हर झूठ, अपनी हर गलती को ढकने के लिए आदत से मजबूर राजेंद्र हमेशा कोई ना कोई ऐसा सूत्र ढूंढ ही लेते हैं, कभी आधुनिकता के नाम पर, तो कभी लेखन के नाम पर, तो कभी कोई और फलसफा गढ़कर जो उन्हें यही सिद्ध कर दे। उस समय उन्हें समांतर शब्द बहुत माकूल नजर आ रहा था और उसे एक व्यापक संदर्भ देने के लिए उन्होंने अपनी कहानी संकलन का नाम भी एक दुनिया समांतर रख लिया। बहरहाल स्थिति यह बनी कि हमारा सहजीवन समारंभ एक बड़े ही अजीब किस्म के अलगाव के साथ हुआ। अपनी अपनी जिंदगी का जो बंटवारा हुआ, उसमें घर की सारी जिम्मेदारियां, समस्याएं, आर्थिक से लेकर दूसरी तरह की मेरे जिम्मे थी, जिसमें मुझे राजेंद्र की दिलचस्पी की ही नहीं, सहयोग की भी जरूरत रहती थी। लेकिन उसे तो राजेंद्र ने मेरा अधिकार क्षेत्र घोषित कर रखा था। मेरे अधिकार क्षेत्र में कभी भी ना झांकने की, ना किसी तरह की दिलचस्पी लेने की, ना ही कोई हस्तक्षेप करने की बेहद उदारवादी मुद्रा ओढ़कर एक बड़ी वाजिब और तर्क संगत अपेक्षा ये करते थे कि मैं भी इसके अधिकार क्षेत्र में ना कभी झांकूं, ना किसी तरह की दिलचस्पी लूं। मतलब ना तो उसके मैटर में वो देखते थे, ना वो चाहते थे कि उसके मैटर में वो बोले कुछ। इनके अधिकार क्षेत्र में थे निजी संबंध और सरोकार, जब तक जहां तहां घूमने फिरने की, और जब मन हुआ बिना पीछे की जरा भी चिंता की कलकत्ता से भाग निकलने की छूट। लिखना है का तुरप का पत्ता तो हमेशा उनके हाथ में ही रहता था। मतलब मुझे लिखना है, लिखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जिसके सामने प्रतिरोध का प्रश्न ही नहीं उठता था। आखिर रात 8 बजे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया कि यदि इसके 4 घंटे बाद भी बच्चा पैदा नहीं होता, फिर सवेरे ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जाएगा। उन दिनों ऑपरेशन आज की तरह आम बात नहीं थी। सो वे 4 घंटे मेरे परिवार वालों ने बरामदे में चक्कर लगा कर ही काटे। लेकिन राजेंद्र इन सारी स्थिति से एकदम तटस्थ वहीं पड़ी एक बेंच पर खर्राटे भरते रहे। रात ठीक 12:06 पर टिंकू ने सहज सामान्य ढंग से जन्म लिया तो चैन की सांस लेकर सुशीला ने कंधा झकझोर कर इन्हें भी उठाया। अरे बेटी के बाप बन गए हो, अब तो उठो। बेफिक्री भरा समय तो मुझे भी अपने लिए चाहिए था। फिर भी लिखना उन दिनों मेरे लिए बाद में दिनों की तरह कष्ट साध्य नहीं था, और कम से कम इस दिशा में तो राजेंद्र जरूर प्रोत्साहित करते थे। इसीलिए थोड़ा बहुत लेखन चलता ही रहा, जो भी जैसा भी, और यह लेखन ही था जो सारे संकटों से मुझे थामे रहा।
मतलब संकटों के बीच में उसे थोड़ा सा सांत्वना देता रहा। अब एक ज्ञानोदय कलकत्ता में धारावाहिक के रूप में एक प्रयोगात्मक उपन्यास छपा था, 11 सपनों का देश। आरंभ और समापन एक ही लेखक ने किया था। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो थे भरत जी। बाकी 9 अध्याय अलग अलग शहरों में रहने वाले 9 लेखकों ने लिखे थे। यह प्रयोग बुरी तरह असफल रहा। विभिन्न लेखकों में कोई आपसी तालमेल तो था नहीं, इसीलिए हर लेखक ने अपने अध्याय में कथानक को मनमाने ढंग से तोड़ा मरोड़ा बढ़ाया। ऐसे प्रयोग का जो हश्र होना था वही हुआ। अपने इस प्रयोग की असफलता से श्री लक्ष्मीचंद जी जैन शायद काफ़ी खिन्न थे, पर उनके मन में एक सफल प्रयोग करने की इच्छा जरूर कुलबुला रही थी। बहुत संभव है कि इसके चलते उनकी नज़र हम दोनों पर टिक गई हो। राजेंद्र उछलकर बोले, अरे तुम्हारा वह अधूरा उपन्यास ले लेते हैं, इस बहाने एक अच्छी खासी थीम का उपयोग भी हो जाएगा और तुम इसे अच्छी तरह संभाल भी लोगी। मैं इस कहानी को ऐसा नया आयाम दूंगा कि A1 उपन्यास बन जाएगा। आज तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजेंद्र के दिमाग में ज़रूर यह बात शुरू से ही रही होगी कि इसलिए वे इस प्रस्ताव के लिए एकदम तैयार भी हो गए थे। राजेंद्र की बात सुनते ही मैं एकदम बिफर गई। वाह, ये मेरा अपना उपन्यास है, इसे मैं क्यों दूंगी? ठीक है, मत दो। और इस तरह 1 जनवरी 1961 से हम दोनों का सहयोगी उपन्यास 1 इंच मुस्कान छपना शुरू हुआ। दूसरा अध्याय मेरा छपा और उसके कुछ दिनों बाद शरद देवड़ा, ज्ञानोदय के संपादक, कुछ पत्र लेकर आए। बोले, क्या बताऊं राजेंद्र जी, पहले अध्याय पर तो कोई पत्र आए ही नहीं। बच्ची के जन्म से बड़ी जिम्मेदारियों ने, जिसका सारा बोझ भी मुझ पर आ पड़ा था, पहले बच्चे के जन्म की सारी खुशियों को ही सोख लिया। तभी रानी बिड़ला कॉलेज नया नया खुला था। उन्होंने बहुत आग्रह करके मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए बुलाया। बाद में वहाँ का 3 साल का अनुभव ही मिरांडा हाउस की नियुक्ति में बहुत बड़ा आधार सिद्ध हुआ।